Good evening, Assalamu alaikum ji. Today I have shared a case of vomiting. अब हमने जो केस है आज को मैंने आप जो शेयर किया ये वोमिटिंग का केस है। तो पहले आपके सामने मैं केस पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम उस केस का एनालिसिस की तरफ जाएंगे और इसमें आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए होगी ताकि हम देखें केस कैसे हल होता है। और ये जो केस है इसको अगर पढ़ें तो ये बेसिकली पेशेंट 50 ईयर एज फीमेल है। इसका जो केस है वो है वोमिटिंग है, एक्यूट एपिसोड्स इसके हो रहे हैं और इसका जो प्राइमरी डिजीज है वो मेटास्टेटिक ओवेरियन कैंसर है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आती हैं। कुछ आप जब केस आप डील कर रहे होते हैं किसी भी बीमारी का, तो उसमें दो फेसेस होते हैं। एक आपके वो होते हैं जो आपकी प्राइमरी डिजीज होती है, और उसके साथ जब आप डिजीज को डील कर रहे थे तो सेंटर में आपके कोई ना कोई इश्यूज आते रहते हैं। मैं आपको कैंसर के देता हूँ, इस तरह मगरियल फेलियर की जो मेजर डिजीजेज होती हैं उनमें सेंटर में कोई ना कोई इश्यूज आते रहते हैं। फीवर हो गया, वोमिटिंग हो गई, और भी होती हैं। उनका लिंक इन बीमारियों से भी होता है, लेकिन आपने देखना होता है कि क्या उस बीमारी से लिंक कर रहा है। फिर भी अगर पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा तो डेफिनेटली आपको री केस टेकिंग करनी पड़ती है। जिस तरह ये केस, अब ये केस तो ओवेरियन कैंसर का केस है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो ओवेरियन कैंसर है वो उसकी उसकी जो मेडिसिन आपने डायग्नोज की वो हो गया हुआ, अब आपने वो मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन उसके साथ पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये चूंकि बाद में स्टार्ट हुई है, रीजन कैंसर भी हो सकता है, कोई और रीजन भी हो सकती है, लेकिन अब वोमिटिंग तो आपने ठीक करनी है ना सूरत में। ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि आपने उस वक्त के मुताबिक, चूंकि ये एक्यूट एपिसोड होता है, वो आपका क्रॉनिक फेज में चल रहा होता है, यहाँ पर आपने एज न्यू केस आप ले सकते हैं उसको। उसकी वजह ये होती है कि कई दफ़ा आपने मेडिसिन आपने दे रहे हैं आप, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। डेफिनेटली इस एलोपैथी में ये होता है, आपकी मेडिसिन जो मेन मेडिसिन चल रही होती है लेकिन उसके साथ आपकी पेशेंट के सेंटर में कोई इश्यूज आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, डाइटरी इश्यूज हैं, कोई भी इश्यूज होता है, उस इश्यूज की वजह से कोई और चीज़ें राइज हो जाती है। तो वहां पर आपको एज ए न्यू केस आप लेके तो आप केस को डील करना होता है। ये नहीं कि आप कहें जी मैंने उस सिंगल रेमेडी पे रखा हुआ है तो उसी पे रिकवर करेगा। अब नहीं कर रहा तो आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। तो ये भी सेम इसी तरह है। अब इसमें केस में क्या हुआ कि ये मेटास्टेटिक ओवेरियन कैंसर था, वो भी मैं ट्रीट कर रहा हूँ उसको, और उसमें रिस्पॉन्ड मिला। लेकिन सेंटर में ये जो वोमिटिंग स्टार्ट होगी, तब वोमिटिंग को कैसे देखा मैंने, तो उसके बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पर लिखा प्राइमरी डायग्नोज ओवेरियन कैंसर डायग्नोज से ये देखो, प्रोग्रेस द कैंसर हैज मेटास्टाइज टू डिस्टेंट ऑर्गन। ये 7 जगह पे ये कैंसर जो है वो प्लेस्ड हो चुका था, मेटास्टाइज कर चुका था। However, recent treatment has led to a reduction in tumor size and a decrease in CA125 level। और उसका जो साइज था वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था, उसमें साइटिस भी थी। इसके अलावा ट्यूमर रिडक्शन साइज में हुआ, फर्दर नहीं पहला, वरना ये जो जब मेटास्टाइज होना शुरू हो जाता है बहुत तेजी से ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। जब मेरे पास केस आया तो ये उसका जो साइज था वो, एक तो ये फर्दर मदर आर्गन पे नहीं गया, नंबर वन। सेकंड नंबर पे CA125 लेवल रिड्यूस हुआ। तीसरे नंबर पे उसको साइटिस बहुत सीवियर होकर थी, वो उसके बाद नहीं हुई। ये तीन किस्म की हमारे पास कैंसर के वाले से आई। लेकिन इस वक्त जो करंट इश्यू था वो क्या, कुछ और इश्यू था, उसको मैं बताता हूँ। इंडिकेटिंग अ पार्शियल रिस्पॉन्स टू थेरापी, वो रिस्पॉन्ड तो मिल रहा था। करंट इशू क्या है, परसिस्टेंट वोमिटिंग फॉर द लास्ट 30 डेज। अब 30 डेज से वोमिटिंग हो रही थी। इस दौरान उन्होंने क्या कि डिस्पाइट द एलोपैथिक मेडिकेशन इंक्लूडिंग इन्फ्यूजन एंटी एमेटिक, देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट। मैंने शुरू में देखा नहीं हुआ तो उनको मैंने खुद ही सजेस्ट किया था आप बेशक ले लें। पेशेंट ओवर कंसर्न थे, तो दे टुक द ट्रीटमेंट ऑफ द allopathic. Even then the patient is not respond of this treatment। जर उसमें आप एच इन्फ्यूजन आपको कई दफ़ा देनी पड़ जाती है वैसे भी, चूंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना होता है। जब वोमिटिंग हो रही होती है तो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आपकी ज़ाहिर है कि इनपुट कुछ नहीं होती, तो आपको कोई ना कोई चीज़, आप फ्लूइड एटलीस्ट आपके पास जाना चाहिए। तो उन्होंने एंटीमेटिक भी रखी, जो भी रेलेवेंट मेडिसिन दे हैव गिवन, बट इवन देन देयर इज नो, तो उसके साथ कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ।
अब हमने इसका इस दौरान का मैं इंटरपर्सनल जो व्यूज होते हैं, जो साइकोलॉजिकल रिव्यू कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि उसकी आईपीआर का जो इनपुट है वो क्या थी। द पेशेंट हैज बीन स्ट्रेन्ड मैरिटल रिलेशनशिप फॉर पास्ट 20 ईयर। ये उन्होंने कहा जी पास्ट 20 ईयर से उसका एक आपस में हस्बैंड के साथ जो है बॉन्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, बस आपस में बुरे हालात है। डिस्पाइट लिविंग टुगेदर, दोनों इकट्ठे रह रहे थे ताकि वो फैमिली पूरी इकट्ठी, देयर इज नो इमोशनल कनेक्शन और कम्युनिकेशन विद आवर हस्बैंड। उसके हस्बैंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं था पास्ट 20 ईयर से। अब पेशेंट की एज 50 ईयर है, तो लेट्स सी, तो 30 ईयर से ज्यादा की शादी हो चुकी है, लेकिन 20 ईयर से उनका आपस में कोई कम्युनिकेशन इमोशनल आपस में कनेक्शन कोई नहीं है। शी अपीयर्स इनडिफरेंट एंड अनरिस्पॉन्सिव टू हर हस्बैंड प्रेजेंस, यानी कि उसकी मौजूदगी में वो लाता लग जा रहा है जिस तरह बंदा दोनों एक ही जगह रह रहे हैं, लेकिन दोनों के वो डायरेक्शन चेंज, एक उधर का उधर, दोनों को कोई आपस में बॉन्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑफन बिहेविंग विद विजिबल रिजेंटमेंट एंड इरिटेशन व्हेन ही इज नियर बाई। और ये क्या करते थे कि वो जब उसके हस्बैंड उस दौरान उसके पास आते थे, वो इरिटेट हो जाती थी, आगे से पड़ जाती थी, सब मतलब आंखें नजर आना पीछे, यानी उस पर पड़ जाना ना, इस किस्म का बिहेवियर होता है। ये अब उसका हुआ है ये। वैसे तो वो ये जो पिछली हिस्ट्री है वो ये था, लेकिन अब ये हुआ कि वो उसको देखना भी पसंद नहीं करती, सामने आना भी पसंद नहीं। तो द लेक ऑफ कम्युनिकेशन इज एट्रीब्यूटेड टू अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विद देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन मैनेजिंग हाउस होल्ड इंटरेक्शन। यानी वो जो कम्युनिकेशन, लेक ऑफ कम्युनिकेशन जो था, वो जो कॉन्फ्लिक्ट था, बच्चे बड़े हो गए थे, बच्चे वालिद को अलग संभाल रहे हैं, माँ को अलग संभाल रहे हैं, तो वो उन इश्यूज को जरूरत नहीं चाहिए। ऐसे अब जाहिर है कि अब एक दूसरे तक डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जाहिर है वो फिर अपने मैनेज करें, दोनों को नहीं मिलता आपस में। लेकिन अब जो इस वक्त जो कंडीशन थी वो कुछ डिफरेंट सी थी। वो ये थी कि वो शी डोंट वांट टू सी इट, इरिटेट होती थी, आगे से पड़ जाती थी रिजाइनमेंट में। तो ये पेशेंट का जो था बिहेवियर, एक तो उसकी हिस्ट्री में वो ये था, जाहिर है कोई 20 ईयर से। लेकिन अब जो करंट इश्यूज है कि व्हेन यू सी इट, हस्बैंड को उसको देखते ही उसको इरिटेट होना शुरू हो जाती है, वो रिजेंटमेंट शो करती है। तो ये पेशेंट का करंट का इश्यूज है। तो अब क्या हुआ, द पेशेंट एग्जिबिट साइन ऑफ क्रॉनिक डिप्रेशन। जब पेशेंट को मैंने देखा तो वो जिससे डिप्रेस्ड नहीं होती पेशेंट, सैडनेस उसके अंदर बहुत ज्यादा थी। He remained emotionally detached and unconcerned with our surrounding or ongoing family issues. वो इतनी इनडिफरेंट थी, कोई किसी किस्म का नहीं है सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, और जिस पर्सन के साथ उसको क्यों आया है, कैसे, मतलब टोटली इन चीजों के साथ वो थी, टोटली अनकंसर्न थी। ठीक है, ये एक उसके अंदर क्या कहते हैं अपना, ये हमने उसके अंदर देखा कि टोटली शी वाज अनकंसर्न अबाउट देयर कोई सराउंडिंग साहब उसके साथ, स्पेशली उस पर्सन के साथ किसी किस्म, इवन बाकी के साथ भी बिल्कुल ही कोई ला तल्लक सी थी, इंडिपेंडेंट विद आवर सराउंडिंग। अब क्या हो रहा है फैमिली में, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं, टोटली अनकंसर्न, हु इज कमिंग, हु इज द गोइंग, व्हाटएवर। बट जब हस्बैंड को देखती थी तो बस उस पर इरिटेट हो जाती थी। डिस्प्ले, अच्छा उसके अलावा क्या था, डिस्प्ले रिजिडिटी इन हर एटीट्यूड, अनएबल टू अनविलिंग टू अडेप्ट रिजॉल्व इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर मैंने एक चीज देखी उसकी, देखें ये बड़ी, ये क्या देखा, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये था कि आप देखिए, आपका जाहिर है कि कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, नो डाउट कि आपके दरमियान बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन जब बंदा बीमार होता है तो वो बीमारी में कुछ चीजों पे बंदा नॉर्मली क्या हो जाता है कि चेंज हो जाता है ना। ये आपने देखा होगा जब बंदा उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, बहुत सफर, उसका है भी बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इवन देन उसके अंदर ना इतनी रिजिडिटी थी, यानी उसका बिहेवियर ऐसा था कि ऐसे उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी और इरिटेट हो जाती थी। अनएबल टू अनविलिंग टू अडॉप्ट रिजॉल्व इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, उसको मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना भी वो उस तरफ वो उसका बिहेवियर ही नहीं था। यानी उसके अंदर, मैंने उसके अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात देखी। देखिए आप इतनी बड़ी डिजीज में इन्वॉल्व हैं और लॉन्ग टर्म इश्यूज है, इवन आप वोमिटिंग 30 डेज होगी, बहुत ज्यादा मरने के करीब है, सब कुछ है, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो कुछ भी है आपका, उसको आपने उसके पे उस पे जिद पे अड़े रहना,
नहीं देखना इसको, मैंने ये शक्ल इसकी ऐसे, उस पर आगे पड़ जाना उसके ऊपर, ठीक है, वट एवर। लेकिन डिजीज में आमतौर पे, अच्छा जब फर्स्ट टाइम मेरे पास है तो उस वक्त कुछ और इश्यू थे, जब चूंकि मैं काफी अरसे इसको ट्रीट कर रहा हूँ। लेकिन करंट जो इश्यू थी था वो उसकी रिजिडिटी वाज ओपन डिस्प्लेड, शी वाज, बिल्कुल उसका किसी किस्म का, जैसा नहीं बंदा बात ही नहीं करता ऐसे, बंदा वो स्टिक हुआ है, दिस डिफरेंट एटीट्यूड था उसका। तो आई एम, मेरे ये पेशेंट स्टेटमेंट जब मेरे पास आई तो, দেখি যদি সেরকম হয় পাঁচ যদি দেখি না হয়ে যাচ্ছে पास आई तो उसमें এই हमने, রাতে ভিতরে কাট দেয় না সেই কারণে একটু গোল করে সেটা ওই জিনিসটা ভালো করে লাগাতে ये बंद करें प्लीज अपनी ऑडियो, प्लीज जरा प्लीज। এখানে পয়সা খরচ না जी आदित्य प्लीज आप बंद करें अपनी ऑडियो प्लीज। जी प्लीज अपनी ऑडियो प्लीज बंद करें प्लीज। तो अब उसके दौरान क्या हुआ कि जब हमने देखा उसको तो वो ये पेशेंट का जो था, जो मेरी ऑब्जर्व देखें, एक चीज आपको बताता हूँ कि माइंड मेथड में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट का जो ऑब्जर्वेशन डॉक्टर की होती है ये बड़ी काउंट करती है। तो उसकी ऑब्जर्वेशन में मुझे ये फील हुआ कि पेशेंट इंस्टेड ऑफ, देखें जब डिजीज में बिहेवियर चेंज, लेकिन स्टिल स्टिल वाज शी वाज टू मच रिजिड, शी वाज जिद्दी, रिजिडिटी, ऑब्स्टिनेट टाइप, यानी कि उस, और जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको, अफेयर्स हैं, उस पे जो है वो विलिंग ही नहीं है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अब मैंने पेशेंट से जब पूछा कि, वो कहती है आई एम कॉन्स्टेंटली वोमिटिंग, तो वो कहती है कि मैं, मुझे वोमिटिंग हो रही है, ज़ाहिर है कॉन्स्टेंटली से मुराद होता है कि ये मुसलसल चल रही है, और डू समथिंग अबाउट इट, इसके लिए कुछ करें। आई नो यू कांट फिक्स दिस, ज़ाहिर है ट्रीटमेंट उसका हुआ, मैंने भी ट्रीट किया, मेरा तो ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन मीनवाइल एलोपैथी ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उसका रिस्पॉन्ड कोई नहीं मिल रहा। डू समथिंग अबाउट इट, आई नो यू कांट फिक्स दिस, यानी तुम भी कुछ नहीं कर सकते, नथिंग विल, ये आपका ट्रीटमेंट भी कुछ भी नहीं कर सकता, यानी इसका मतलब ये हुआ आई डोंट वांट टू टेक एनी, मैं क्यों क्यों मेडिसिन लूँ, ये उसका बिहेवियर, तो ईट एनीथिंग, मैं खाना खाती हूँ वोमिट हो जाता है, मैं मेडिसिन काम नहीं करती, तो डेफिनेटली मैं क्यों लूँ मैं। तो डेफिनेटली एक पेशेंट के अंदर एक रिफ्यूजल टाइप आ जाती है, यू कांट डू एनीथिंग फॉर मी, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर पाते, इफ दिस डजंट गेट बेटर, अगर ये आपसे ठीक नहीं होता, आई जस्ट वांट टू डाई, अगर ये आपसे ठीक नहीं हो रहा, यानी क्या, मैं, यानी इफ दिस डज नॉट गेट बेटर, तो ये नहीं ठीक हो रहा, मैं चाहती है ठीक हो, इसका मतलब इफ का मतलब जब आता है कि मैं नहीं, मैं चाहती, इफ अगर ये अगर ठीक हो जाए तो बेहतर है, नहीं होता तो पेशेंट वांट रिलीफ, इफ दिस डजंट गेट बेटर, अगर नहीं होता, यानी कि इसका मतलब क्या, अगर नहीं होता, अगर तब लगाते हैं, इफ तब लगाएंगे कि वो पहले ही वो चाहता है कि अगर हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो अजास मांड में कहते मर जाऊं, बेहतर हाल है कि मुझे मौत आ जाए, आई नीड टू डाई, मैं बोलना चाहती हूँ, बस ये कि अगर नहीं ठीक हो रहा तो पहला सोल्यूशन ये है कि आई रिलीव हो जाए, इससे बेहतर हो जाए, अगर नहीं होता तो मैं मर जाऊं, ये पेशेंट का वर्जन है। तो इसको हम हल करते हैं कि ये जो इश्यूज है, तो हम कैसे इसको देखेंगे कि अब हमारे पास ऑप्शन आती है, जब आपके पास आता है इस किस्म का केस, तो ये थोड़ी सी आपको, मैं इसलिए इम्पोर्टेंट इशू ये होता है कि जब ये केसेस, जो केस आपका क्रॉनिक केस आप डील कर देते हैं, बहुत ही सीवियर डिजीजेस के डील कर देते हैं, उस दौरान आपको केस डील करते हुए सेंटर में आपको प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, वो फीवर हो जाता है, इसी तरह बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी होता है आपको, जैसे मैं, मेरे पास ज़्यादा केसेस है, रीनल फेलियर के केसेस हैं, कैंसर के केसेस हैं, और बड़ी बड़ी डिजीज के केसेस हैं, उनमें एक आपकी जो आपने रेमेडी सेलेक्ट कर ली, अब सेंटर में ज़्यादा इंसान खाता पीता है, इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है, कुछ इंजरीज हो जाती है, कुछ भी होता है, उसमें आपको साथ साथ इश्यूज होते रहेंगे, तो वहां पर आपकी रेमेडी न्यू रेमेडी निकलेगी, उस वक्त केस करेंगे, उसको साथ ही ठीक करेंगे, फिर आप वापस उधर चले जाएंगे। तो इसी तरह सेम इश्यू है कि अब यहाँ पर आपका ये जो वोमिटिंग स्टार्ट हुई है, ये पहले नहीं थी, अब वोमिटिंग स्टार्ट होगी, और बाकी अब थोड़ा सा रिलेशन देखना होता है कि क्या ये जो
कैंसर स्टार्ट हुआ है क्या, ऐसा तो नहीं कि वो, इसमें जो आपकी डायग्नोज करने वाली बात होती है वो ये होती है कि क्या कैंसर ऐसा तो नहीं कि जाके स्टमक में चला गया, वहां पर उसने ग्रोथ कर गई है, तो फिर तो डेफिनेटली आपका उसी पैटर्न को चलाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि मेटास्टाइज करके तब स्टमक में ग्रो करके डेफिनेटली, या आपके जीआईटी ट्रैक्ट में, एसोफेगस में किसी जगह पे हो गया, तो वो आपका मैकेनिकली उसको प्रॉब्लम कर रहा है, ये भी हो सकती है। तो जब हमने उसकी अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन की तो वहां पर इस किस्म का कोई इशू नहीं था, यानी ना तो उसकी कोई एसोफेगस ट्रैक में था, ना कोई और किसी जगह पे था, ना कोई अपना उसका था स्टमक में था, लिहाजा इट मीन्स कि इतना कोई उसने आगे ग्रो किया ही नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि वो कैंसर का जो इश्यू था वो तो पहले से कम होना शुरू हो गया, उसके टायर लेवल कम हुए, सेकंड नंबर पे उसका जो साइज थी वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। लेकिन जो वोमिटिंग का कंसर्न था वो इसके साथ रिलेट नहीं करा था। जो हमने साइंटिफिक देखा, जो जाहिर है कि आप वोमिटिंग होनी थी पहले भी थी, लेकिन अब नहीं हो, अब हो रही। तो इट मीन्स कि समथिंग एल्स ओवर देयर। अब यहाँ पर हम केस को जब मैंने देखा तो अब देखिए यहाँ पर जो चीजें आती, जो पेशेंट की ऑब्जर्वेशन आती है, उसके पेशेंट का क्या बिहेवियर कैसा है क्या नहीं है, तो उसको हम देखते हैं। तो अब आप, सबसे पहले तो मुझे आपको मैं इन्वॉल्व करूंगा कि अब आपने केस को मैंने सारा एक्सप्लेन किया आपके सामने, तो अगर इफ यू वांट टू से समथिंग कि आपके सामने कौन सा ऐसा सिम्टम है, कौन सी ऐसी रुब्रिक है जो आप समझते हैं अगर हम लें तो फर्स्ट रुब्रिक क्या हो सकती है। अगर आप रुब्रिक नहीं बता सकते तो आप उसका सिम्टम बता दें, कौन सा सिम्टम इसमें जो है आपने समझते हैं कि इसमें ये पॉसिबल है, उसको हम फर्स्ट लें। जी प्लीज। सर मैं बोलूं। सर प्लीज। सर एक तो उसे मतलब अपने हस्बैंड से ही नफरत हो गई है जो है, और अपने हस्बैंड को देखना ही नहीं चाहती है जो है। हस्बैंड को देखती है तो इरिटेट हो जाती है जो है। इतने सालों से उसके अंदर नफरत जैसी शब्द उसके दिमाग में घूम रहे हैं। तो सर एवर्जन टू हस्बैंड आ सकता है। अच्छा, अब आपने बताया ये वर्जन है, अब देखिए इसका मीनिंग बताता हूँ। अब आप किसी से नफरत करते हैं तो नफरत करेंगे तो यू डोंट वांट टू सी इट, मतलब उससे आप उसका सामना ही नहीं करेंगे पीछे। मुझे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार ये मुझे खाना नहीं पसंद या ये चीज़ नहीं पसंद, तो आप इसे देखेंगे नहीं ना, ऐसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और कर रही है, वो तो पड़ जाती है आगे से, ये वर्जन तो हुआ पता, ये समथिंग एल्स है। सर इनडिफरेंट है। इनडिफरेंस तो है, इसमें कोई शक नहीं, इनडिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर कुछ और कर रही है। हेट्रेट कर रही है सर। वो क्या कर रही है, ये करने वाला, इस तरह का बिहेवियर को क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने एक बंदा आता है, नो डाउट के पीछे उसका जाहिर है कि आपके बैकग्राउंड उसमें है, लेकिन जब आप सामने आते तो आप उसके पे पड़ जाते हैं, तुम क्या आए हो, पर्स पे चढ़ जाओ, ऐसे रहो, खबरदार मेरे पास आना, ये क्यों इधर से गुजर रहा है बंदा, पीछे हटो तो ना आओ, शक्ल इधर सामने लेकर आ गया बंदा। अब ये इसको इससे इस सिम्टम को क्या कहेंगे, ये पेशेंट का एक्चुअल वो वर्जन था। आई डोंट वांट टू सी सर ये हेट्रेड है। सारी क्या है। हेट्रेड, नफरत, घृणा। नहीं, ये कुछ और है, इससे भी आगे है, वो तो हो गया, उससे आगे कुछ और है, ये पड़ जाती है आगे से। इंसल्टिंग हो रही सर, इंसल्ट कर रही है मुझे इंसल्ट हस्बैंड की। करना, इंसल्ट पता क्या होती है, इंसल्ट कहाँ से यूज होती है, इंसल्ट यूज होती है जहां पर आपको नफरत होती है, वहां इंसल्ट होना जरूरी नहीं है, इंसल्ट सॉरी नफरत की जरूरी नहीं होता। इंसल्टिंग होती है कि आपको कोई बंदा फर्स्ट टाइम टीज करता है या टीज कर रहा है, वो टीज तो कर नहीं रहा ना, ये कोई बात ऐसी की नहीं है, तो उसने आपने कोई बात कही, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि अजीज साहब आप मेरे पास आए हैं, तो या कोई ऐसी चीज है, तो वो तो बीमार पर्सन है, वो बंदा पास से गुजर रहा है, ज़रा एक घर में रह रहे हैं, तो इंसल्टिंग करना समथिंग एल्स होता है, यहाँ में इंसल्टिंग नहीं आएगा। कंटेम्पचुअस। नहीं, कंटेम्पचुअस भी नहीं आएगा, सारी कुछ और है, कुछ और जेन लड़ाए क्या हो सकता है। क्या पॉसिबल हो सकता है, सोचिए जरा, बड़ा अच्छा, आपको भी थोड़ा सा आप करें तो आपके जहन में आ जाएगा।
एम्बिटर्ड। नहीं, ये भी नहीं है, कोई और है इसके अलावा। और कोई क्रिटिसाइज सर, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना समथिंग एल्स होता है, ये नहीं। अच्छा चलो मैं एक और बताता हूँ, इसकी एक एग्जांपल करता हूँ मैं। जिस तरह आप किसी के घर जाते हैं, ठीक है, उनके घर में आगे ना कुत्ता रखा हुआ है, ठीक है, कुत्ता आपको देखेगा क्या करेगा आपको, बार्किंग। और क्या करेगा? सर भौंकेगा, क्राउल, दौड़ेगा। क्रॉलिंग। ठीक है, एक तो वो तो जा रहा है कि अब इंसान तो नहीं बार्किंग कर सकता ना, कुछ इंसान तो कुछ और करेगा ना। आगे से ऊपर पड़ जाएगा, जी पड़ जाएगा उसकी तरफ, हाँ, बढ़ सही जाएगा। करेगा। ये उसके पास आया है, वो क्या करेगा वो? अटैक उसने करेगा जी, जी अटैक करेगा। हाँ, अटैक, तो अटैक करना जाहिर है कुछ और करेगा, करेगा क्या? जाहिर अटैक भी करेगा। इसके लिए लफ्ज जो सही लफ्ज होता है ना, वो जो डॉग, वो बाइटिंग करेगा। क्या करेगा? बाइटिंग। क्रॉलिंग में बोल रहा था, बाइटिंग। राइट ये बाइटिंग करेगा, ठीक? राइट राइट। अब आप समझ आया कि बाइटिंग हो गया कि नहीं हो गया? इसको हम कहेंगे बाइटिंग। वो बाइटिंग कर रही है, बाइटिंग डिजायर बाइट। बाइट कर रही है कि नहीं कर रही? उसका यही राइट है ना, राइट। बार बार इतना ही है ना। नहीं, पड़ जाना किसी पे, पड़ जाने का मतलब क्या होता है? किसी पे पड़ जाना। शी बाइटिंग, बाइटिंग डिजायर बाइट, अंडरस्टैंड? नहीं, पड़ रही है ना उसके ऊपर, तो ये उसको ऐसी तरह की, इसको कहते हैं बाइटिंग डिजायर बाइट। सर ये थोड़ा सा और क्लियर करिए जो है। जी सॉरी, क्या कहा आपने? सर ये बाइटिंग यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर करिए। ये बाइटिंग डिजायर्ड बाइट आएगा। अब नेक्स्ट रूब्रिक क्या पॉसिबल है, नेक्स्ट बताइए। एक रूब्रिक आपने ले ली थी, चलेंगे और कोई दूसरी रूब्रिक? स्ट्रेंज आएगा सर, सॉरी क्या बताया, कौन सी? स्ट्रेंज हर फैमिली। नहीं, इनडिफरेंस से स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्स्टिनेट है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, देखिए दो किस्म का ऑब्स्टिनेट जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जिद करता है बंदा ना, लेकिन जो मैं आपको थोड़ा, ऑब्स्टिनेट होता है कि आप ज्यादातर ज्यादातर ऑब्स्टिनेट होता है। ऑब्स्टिनेट कहाँ यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को कुछ चीज चाहिए होती है, या वो डिमांड करता है, तो वो या उसको दे रहे तो जिद करता है। लेकिन जो मामलात होते हैं, जो मसाइल होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनमें ऑब्स्टिनेट यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम मैं और आपस में, फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बैठे हैं जी, आपस में नाराज हैं, ठीक है, ये हमारी आपस में हमारे जो इश्यूज हैं उनकी वजह से है। अब यहाँ पर ये हम उसके लिए लफ्ज यूज करते हैं, ऑब्स्टिनेट यूज नहीं करेंगे, कोई और यूज करेंगे। यानी एक बंदा कहता है कि वो अपने मसाइल को में इवन देन वो बस्ता अपनी बात पे खड़ा है, नहीं हल होता, नहीं करता, तो आप क्या कहते हैं? बंदा कैसा बंदा है? सुनते ही बात, मानते ही नहीं, बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते। देखिए मियाँ बीवी के जो रिलेशन होते हैं ना, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। अब यहाँ पर आपने कई दफा, आपको अगर आपने इकट्ठा रहना है तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो करनी पड़ेगी। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो फिर क्या होंगे आप? इफ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल देन व्हाट यू कॉल इट? रिजिडिटी। क्या लफ्ज होगा? रिजिडिटी। रिजिडिटी होगा, ये राइट वर्ड है। चलिए जी, थैंक यू अजीज साहब। आप देखें ना, आप थोड़े से रिलेशन देखें ना, हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेशन होते हैं, उनके जो मामलात हैं, जो इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो भी है, उनमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो उसका ऑपोजिट क्या है? रिजिडिटी। शी इज अ रिजिड। सो रुब्रिक्स, रुब्रिक क्या पॉसिबल है सकती है? अब स्टार्ट होगी रिजिडिटी से, तो यहाँ पर हम आपको ले जाते हैं रिजिडिटी की तरफ। कोई रिजिडिटी का लफ्ज लिखें आप, अभी आ जाएगी। रिजिडिटी मेंटल। मैं भी बताता
अब आपको देखें ना, आपको केस इसमें बड़ा आराम से हल हो जाएगा अगर आप करें तो। केस यहाँ पर आपका बड़े आराम से हल हो जाता है। मैं आपको ले जाता हूँ ये देखिए, अगर आपको न रुब्रिक नजर आती हो, rigidity adjust to any circumstances will not, नजर आई आपको ये रुब्रिक? रिजिडिटी, अब राइट। रुब्रिक हमारे पास रिजिडिटी एडजस्ट टू एनी सर्कमस्टांसेस विल नॉट। देख लिए इसका मतलब क्या हुआ? वो इतनी रिजिड है कि वो इन चीजों को, सर्कमस्टांसेस को वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। हालात के साथ, हाँ, अपने आप को कोरिलेट नहीं कर पा रहे। अब आपको समझ आइए, राइट। यानी इतनी रिजिड है वो। देखिए आप, वो एडजस्ट ही नहीं कर पा। देखिए आपका इतनी बड़ी डिजीज है, इतनी इश्यूज हैं, एडजस्ट टू एनी सर्कमस्टेंस वेल नॉट नहीं कर दी। उनको सारे कहते हैं जी आप देखिए ठीक है, वो बंदा जा रहा है, घर में आ रहा है, घर में ही रहते हैं, कोई इससे कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। लेकिन इवन देन, अब उसकी क्या है, इस बीमारी में उसने क्या किया, शी इज टू मच रिजिड, एडजस्ट टू एनी सर्कमस्टांसेस विल नॉट। क्लियर हो गया? राइट। इतनी क्लैरिटी के साथ रुब्रिक है कि नहीं है ये? यानी इतनी रिजिड है, यानी पेशेंट इतना रिजिड है कि वो सर्कमस्टांसेस को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। देखिए नॉर्मली क्या होता है, बंदा डिजीज कंडीशन में होता है तो वो, जाहिर है कि आप इतने ज्यादा बीमार हैं तो हस्बैंड के साथ ही उसकी एनी सर्कमस्टांसेस विल नॉट, नहीं मान रही, नहीं एक्सेप्ट, नहीं। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आप केस आपका यहाँ पर अलग हो जाता है। अब देखिए, अब हम आते हैं इस तरफ ये हो गया जी। ये रुब्रिक काम पर है सिर्फ मर्फी रेपुटी में, सारी इस पे बड़ी है खाली। कंप्लीट में। ठीक है। अब हमने पहली रुब्रिक ली है बाइटिंग बिहेवियर, तो बाकी रुब्रिक आप उठा लें। जैसे ये आपकी आ जाती है जी, ये अब देखें जी, ये यहाँ पर एक रुब्रिक है, डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, डेथ फॉर वोमिटिंग टू लीव। ये एक सिंगल रुब्रिक ये है। डिजायर, वो चाहती है मुझे मौत आ जाए। वोमिटिंग टू लीव, वोमिटिंग टू लीव, यानी कि वोमिटिंग लीव हो, या क्या, फॉर डेथ। डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, नहीं खत्म हो रही वोमिटिंग तो मौत आ जाए। वो चाहती वोमिटिंग ठीक हो जाए। एक ही हाल इसका ठीक होने का, मौत है इसका। यानी आप तो दवाइयां दे रहे हैं, आपकी दवाइयां काम नहीं कर रही ना। तो सिंगल मेडिसिन क्या बनती है, फाइटिलिका। इनडिफरेंस बिजनेस अफेयर टू, इनडिफरेंस एक्सपोजर टू अदर पर्सन टू, इनडिफरेंस सराउंडिंग टू, और उसके बाद क्या क्या, बाइटिंग बिहेवियर। और नेक्स्ट रुब्रिक क्या बनती है हमारे पास, वो रुब्रिक बन जाती है हमारे पास, आ जाती है ये रुब्रिक आ जाएगी जी। अब इस केस को हमने चला गया। ये हमने केस को एनालिसिस किया। तो रेमेडी, रिजिडिटी एडजस्ट टू एनी सर्कमस्टांसेस विल नॉट, डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, डेथ फॉर वोमिटिंग टू, वोमिटिंग रिलीव करने के लिए फिर उसके पास पीछे मौत पाई जाती है। बाइटिंग बिहेवियर, डिजायर टू, इनडिफरेंस सराउंडिंग टू, डेथ, डिजायर टू डेथ। ईटिंग, रिफ्यूज टू ईट, ये भी उसी में रुब्रिक शामिल है। इनडिफरेंस एक्सपोजर टू अदर पर्सन, इनडिफरेंस सैडनेस विद, ठीक है ना, ये भी फाइट लेता है। मेडिसिन क्या क्या आ गई, फाइट लेता
रेमेडी कम्स विद फाइटिलिका। इस तरह केस, दिस इज अ केस ऑफ फाइटिलिका। तो सिर्फ आपको मैंने बताया कि आप किस तरह मेडिसिन तक आपने एक्सेस करनी है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये माइंड मेथड से हल किया है। अब इसको क्लासिकल मेथड में जाते हैं ना, क्लासिकल मेथड में तो नो डाउट कि वहां भी आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्लासिकल मेथड से अब आपके पास रेमेडीज बहुत ज्यादा बन रही थी, एक मेडिसिन नहीं बनती। अब कभी कोई कहते हैं जी आप ब्लड सीट में एपिका, जो भी आपकी नॉर्मल मेडिसिन है, इन ये मेडिसिन आपकी कोई भी काम नहीं कर रही। इवन मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक साथ क्लासिकल मेथड तो खैर मुझे भी आता है, लेकिन मैंने फिर भी कंसल्ट भी किया, तो ऑल दीज मेडिसिन आर नॉट वर्किंग। जब हमने इस मेथड से हमने केस हल किया तो फाइटिलिका जो है ये रिस्पॉन्ड करती है। दिस इज अ ब्यूटीफुली, आप उसको उसको ऑब्जर्व किया करने के बाद फाइटिलिका का केस था, वो वोमिटिंग भी करने लगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, यू आर वेलकम प्लीज। सर पोटेंसी क्या दिए थे, कैसे दिए थे? अब देखिए ना, अब आप बताइए पोटेंसी का कौन सी आती है। अब तो पहले तो ये थे कि आपने बेसिकली जहाँ पर आपकी मेंटल भी इन्वॉल्व हो और फिजिकल इन्वॉल्व, तो सबसे पहले आपने जो चीज ठीक करनी है, यहाँ से चीजों को ठीक करना है, मेंटल को ठीक करना। वो जो इश्यूज है जिस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएटिंग का रीजन बन रही है, जो आपको आपके अंदर एक इनिशिएटिव फैक्टर आ रहा है, सो यू हैव टू रिजॉल्व फर्स्ट वन डेट। ये वोमिटिंग खुद वो ठीक हो जाएगी। यानी मैं आपको छोटी सी बात, मतलब आपके किसी शख्स से आपके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नफरत भरी है, गुस्सा है, बाइटिंग बिहेवियर है, वट एवर, आपका वो इश्यूज तो काम करे ना आपका। अब आप देखें, आप चीजों को सोचते हैं कैसे मेडिसिन के पीछे, पहले आपके दिन में आपने चीज ठीक क्या करनी है, आप कहीं पहले वोमिटिंग ठीक करनी है। तो वोमिटिंग ठीक कैसे कर सकते हैं कि वो, अगर आप उसको ठीक करना है तो पहले उसके अंदर जो नफरत बढ़ी है, जो उसके अंदर बाइटिंग बिहेवियर है, जो अपने आप को रिजिडिटी है, उसको आपने ठीक करना है पहले। अगर वो नहीं ठीक करेंगे आप, तो डेफिनेटली वोमिटिंग ठीक नहीं होगी। हमने क्या किया कि उसके अंदर जो डेथ डिजायर है, हमने सब इसमें 200 पोटेंसी रखी, नॉट 1 M भी नहीं रखी, लो भी नहीं रखी, मीडियम पोटेंसी रखी। तो मीडियम पोटेंसी जब आप रखिए तो उसने क्या किया, उसकी रिजिडिटी को कम किया, तो डेफिनेटली बाकी चीजें ग्रेजुअली रिजॉल्व करते पाए। तो इट वाज 200 पोटेंसी। तो वो भी आपकी एक या दो खुराक है, ज्यादा सही नहीं होता कि आपकी मल्टीपल नहीं, बस 1 और 2 डोजेज के साथ आप रिस्पॉन्ड करें। इस तरह केस है। अब अगर आप थोड़ा सा आप होम्योपैथी को देखें तो आपको कितना मजा आएगा, कितना यू हैव टू प्राउड ऑफ दिस होम्योपैथी। एक सिस्टम में आपको कितने इंजेक्टेबल इन्फ्यूजन्स, इतनी ड्रिप्स लग रही हैं, सुबह शाम लग रही हैं, 3 टाइम लग रही हैं, और मुसलसल आपकी, अगर आप कोई भी ऑनसेट स्टार्ट करते हैं 1 वीक तक आपको इंजेक्शन लगेंगे, और उनकी कास्ट इफेक्टिव कितनी है, पेशेंट को प्रॉब्लम कितना है। यहाँ पर आपने क्या किया, लेकिन आपका प्रॉब्लम नो डाउट कि रिलीव होगा, वो पेलिएट होगा। प्रॉब्लम आपको तो रहेगा, टेंशन आपकी खत्म नहीं होगी, आपको टेम्परेरी तौर पे उसने क्या किया, उसको पेलिएट कर लिया। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, उस पेशेंट का आपने उसकी कॉन्फ्लिक्ट आपने दूर किया, उसकी इश्यूज दूर किया, तो पेशेंट की वोमिटिंग को बहुत ठीक होना चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, कि अगर होम्योपैथिकली अगर आप डील करें, अगर अप्रोच आपकी अच्छी है, तो आप राइट जगह को एक्सेस करते हैं, तो पेशेंट रिजॉल्व हो जाता है। दिस वाज द केस ऑफ दी फाइटोलिका। जी। MashaAllah, very nice presentation and learning of CA of माशाल्लाह। जिस तरीके से आपकी ऑब्जर्वेशन और उसमें फिर उसके साथ साथ जो फीलिंग्स वगैरह थी उसको देख के और फिर उसको बिहेवियर को देख के जो ऑब्जर्व किया और फिर आपने उसको फिर वर्जन दिया, तो ये जो है उसके जो कह सकते हैं कि एक लिहाज से डायग्नोस्टिक उस पे जो है या डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिहाज से एक केस के मेडिसिन का डायग्नोस करके फिर उसकी रेमेडी सही करना। सर वेरी नाइस, एक्सीलेंट सर, थैंक यू सर, वेरी नाइस। वाला भी इसी तरह मेरी आपको सजेशन ये है कि आप देखें ना, हमने करना क्या होता है कि पेशेंट्स को इतना डीपली ऑब्जर्व करना होता है। अगर आपकी कई दफा ये होता है पेशेंट जो कुछ कह रहा है, उसके कहने से ज्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। यानी जितना अच्छा ऑब्जर्व करेंगे आप,
इट मीन आप एक्सेस आपकी ऐसी हुई, यानी आप पेशेंट को समझना होता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्या चीज़ है। अगर आप समझ देंगे, अगर आप उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व नहीं, इसलिए कहते हैं ना कि होम्योपैथी आर्ट है। आर्ट होने की रीजन क्या होती है कि बेसिकली सबसे बड़ी रीजन होती है कि आप पेशेंट को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें केस आपका आधा बच जाता है। दिस वाज द केस ऑफ क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस पे आलू और केस आलू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू ज्वाइन द सेशन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सर।